हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सृजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं मुगल वंश की जानकारी लेकर आपके समक्ष आया हूँ। आज के नोट्स NCERT पर आधारित हैं, जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि नोट्स पसंद हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगला अंक की जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। सेकंड प्रश्न है, बाबर की दादी का क्या नाम था? तो दोस्तों, बाबर की दादी का नाम एहसान दौलत बेगम था। और दोस्तों, परीक्षाओं में बाबर की दादी का नाम इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बाबर को सत्ता दिलाने में एहसान दौलत बेगम का बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए परीक्षाओं में बाबर की दादी का नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबर के तोपखाने का अध्यक्ष कौन था? उस्ताद अली कुली। नेक्स्ट, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? तो पंजाब के शासक दौलत खान लोधी ने और मेवाड़ के शासक राणा सागा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और मार दिया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बाबर ने रूमी ऑटोमन पद्धति, इसको दूसरा नाम है तुलगमा युद्ध नीति या तुलगमा युद्ध प्रणाली, को किससे सीखा था? तो दोस्तों, उज़्बेकों से बाबर ने ये युद्ध नीति सीखी थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कलंदर की उपाधि किस मुगल सम्राट की थी? तो दोस्तों, बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी। दोस्तों, मुगल वंश के इतिहास में 2 सम्राटों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। एक बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी है तुर्की भाषा में, इसे तुजुक-ए बाबरी भी बोलते हैं, और दूसरे जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है, जिसे तुजुक-ए जहांगीरी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर के सेनापति कौन थे? तो दोस्तों, पानीपत की लड़ाई में बाबर के सेनापति अब्दुल अजीज तथा मुहिब अली थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग बाबर ने किससे सीखा था? तो सफवी वंश के राजाओं से। दोस्तों, उस्मानी विधि, तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग वर्तमान समय में लगभग विश्व की सभी सेनाएं कर रही हैं। इसमें जो टैंक होते हैं उनके बीच बीच में पैदल सेना इकट्ठी कर ली जाती है और टैंक से छिपकर ये सामने वाली सेना पर आक्रमण करते हैं। तो इसको बोलते हैं तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, और ये बाबर ने ईरान के शासक जो सफवी वंश के राजा थे उनसे सीखा था। अगला प्रश्न है 12, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। युद्ध का कारण था कि बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और मार दिया तो उसने भारत में ही रुकने का फैसला किया था, और ये खानवा युद्ध का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाबर ने किस युद्ध के बाद मदिरा पान का त्याग कर दिया था? तो खानवा के युद्ध के बाद में बाबर ने कभी भी शराब नहीं पी। नेक्स्ट, किस युद्ध में राजपूताना में विद्रोही ताकत पूरी तरह से समाप्त हो गई थी? तो चंदेरी के युद्ध में राजपूताना पूरी तरह से पराजित हो गई थी, और इसी युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने स्वयं को जलकर भस्म कर लिया था। अगला प्रश्न है 16, मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन सा युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था? तो दोस्तों, 5 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था, और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को पराजित कर दिया था। यह युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17,
बाबर की कब्र कहाँ है? दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी को हो गई थी आगरा में, और प्रारंभ में इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में इसे काबुल में दफनाया गया। तो वर्तमान समय में बाबर की कब्र काबुल में है। बाबर ने कौन सी पद शैली को जन्म दिया था? दोस्तों, बाबर बहुत ही विद्वान शासक था और वह कविताएं भी लिखा करता था। उसने मुबैयान पद शैली का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों, अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के कहने पर बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 20, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? श्रीमती बेवरेज ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का। मुगल वंश में कौन सम्राट था जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच में बांटा था? दोस्तों, हुमायूं मुगल वंश का एकमात्र सम्राट था जिसने बाबर के आदेश के अनुसार अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच में बांटा था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 29 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24, किस युद्ध में हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया था? चौसा के युद्ध में। दोस्तों, चौसा के युद्ध में हुमायूं घोड़ा सहित अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया था, और कहा जाता है इसको एक भिश्ती नहीं नाव चलाने वाले ने निकाल लिया था। तो हुमायूं ने खुश होकर उसे 24 आवर यानी 24 घंटे का सम्राट घोषित कर दिया था, और उसके नाम पर चमड़े के सिक्के भी चलाए थे। ऐसा कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्वयं भागा भागा घूम रहा है इधर उधर, वो किसी को सम्राट कैसे बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25, किस युद्ध में हुमायूं पराजित होने के बाद भारत से भाग गया था और मुगल वंश एक तरह से समाप्त हो गया था? दोस्तों, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था, इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह से पराजित कर दिया और हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में किसने कराया था? तो दोस्तों, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेशानुसार मियाँ मीर बाकी ने कराया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, और जो उसकी बीवी हाजी बेगम ने बनवाया था। यानी कि हुमायूं के मकबरे के निर्माण में अकबर का कोई योगदान नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है 28, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपने समकालीन एक प्रसिद्ध चित्रकार की चर्चा की है जिसे पूर्व का रफेल कहा जाता है। वो कौन सा है? बेहजाद। दोस्तों, बेहजाद एक बहुत महान चित्रकार था, इसको पूर्व का रफेल कहा जाता है। हुमायूं नामा फारसी भाषा में किसने लिखी थी? हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूं नामा की रचना फारसी भाषा में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, अकबर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट जो सिंध में पड़ता है राणा बीरसाल के महल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? दोस्तों, इस युद्ध में बैरम खान ने अकबर की तरफ से भाग लिया और हेमचंद्र उर्फ हेमू को पराजित कर मार डाला। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू। दोस्तों, 14 विक्रमादित्य हुए हैं, और हेमचंद्र या हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किस मुगल सम्राट को निरक्षर या अनपढ़ सम्राट कहा जाता है? अकबर को। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है? अकबर। अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण युग इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत सी फारसी और अरबी किताबों का ट्रांसलेशन हिंदी में हुआ था, इसलिए अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 36,
किस मुगल सम्राट ने दो दो प्रधानमंत्रियों की नियुक्त करने की नई पद्धति को जन्म दिया था? दोस्तों अकबर ने दो प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। पहला प्रधानमंत्री था उसका सियाबुद्दीन को पहला इसने प्रधानमंत्री बनाया और दूसरा महामनका को अपना दूसरा प्रधानमंत्री बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। अकबर ने कौन कौन से लाल किले बनवाए थे? दोस्तों आगरे का लाल किला, लाहौर का लाल किला, इलाहाबाद, अजमेर और अटक के लाल किले अकबर ने बनवाए थे। नेक्स्ट, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में दक्षिण विजय की खुशी में करवाया था। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? इल्तुतमिश ने दोस्तों राजस्थान में एक जगह पड़ती है नागौर, तो इल्तुतमिश ने नागौर में एक दरवाज़ा बनवाया था अतारकन का दरवाज़ा, और इसी दरवाजे को देखकर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। दीन इलाही अकबर ने कब शुरू किया था? 1582 ईस्वी में। किस इतिहासकार ने जामी मस्जिद को पत्थर में रूमानी कथा कहा है? तो ये दोस्तों फर्ग्यूसन महोदय ने जामी मस्जिद को पत्थर में रूमानी कथा कहा है। अकबर का मकबरा कहाँ है? ये आगरा के सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है। अकबर के मकबरे के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि अगर अकबर के मकबरे में गुंबद लगा दिया जाता तो ताजमहल के बाद भारत की दूसरी सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण बिल्डिंग बन जाती, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। नेक्स्ट प्रश्न है 43। अकबर ने किस चित्रकार को अपने साम्राज्य का प्रथम अग्रणी चित्रकार बनाया था? दोस्तों कहार जात का जसवंत को अग्रणी चित्रकार बनाया था, जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था, यानी कि पागल हो गया था। नेक्स्ट, अकबर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो दोस्तों अकबर के काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बसावन था, जिसने एक प्रसिद्ध चित्र एक दुबले पतले घोड़े के साथ निर्जन और उजाड़ क्षेत्र में भटकते हुए मजनू का चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण था? नगाड़ा। दोस्तों अकबर नगाड़ा बजाने में बहुत ही प्रवीण था। तानसेन किसके दरबार में रहता था? अकबर के। और तानसेन का वास्तविक नाम रामतन पांडे था। इसकी कब्र ग्वालियर में है। अबुल फजल किसका पुत्र था? शेख मुबारक का। अबुल फजल ने अकबरनामा 3 खंडों में लिखी है। इसके तीसरे खंड को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका तीसरे अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आईने अकबरी। इसमें अकबर के बारे में विशेष तौर पर लिखा है अबुल फजल ने। नेक्स्ट प्रश्न है 49। अकबर द्वारा चलाए गए नए धर्म दीन इलाही का पुरोहित कौन था? अबुल फजल पुरोहित था। दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, और बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। मनसबदारी बंदोबस्त किस मुगल सम्राट ने प्रारंभ किया था? अकबर ने। अगला प्रश्न है 52। चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल सम्राट के काल को कहा जाता है? ये समय के बारे में बताया गया है। इन्हीं किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? इन्हीं सबसे ज़्यादा किस मुगल सम्राट के काल में चित्रकला का विकास हुआ है? तो दोस्तों जहांगीर एक खुद चित्रकार में बहुत गहरी दिलचस्पी रखता था। उसने एक बार ये भी कहा था कि अगर एक चित्र को विभिन्न चित्रकार बनाएं तो हम चित्र देख को ये बता सकता हूँ कि हमारे किस किस चित्रकार ने कौन से अंग इस चित्र में बनाए हैं। उसकी इस कथन से मालूम होता है कि वो खुद एक बहुत बड़ा चित्रकार रहा होगा, या उसको चित्रकारी में बहुत बड़ा ज्ञान होगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई और उससे उत्पन्न पुत्र खुसरो की समाधि कहाँ पर है? इलाहाबाद के खुलदाबाद में दोनों की समाधियाँ हैं। और दोस्तों इतिहास में खुसरो को हुतात्मा संत के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न यही है कि मुगल वंश में किसे हुतात्मा संत के नाम से जानते हैं? तो खुसरो को। नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? मेरुनिसा। नूरजहाँ का मूल नाम है मेरुनिसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। गुलाब की पंखुड़ियों से
इत्र है दोस्तों, यहाँ पर इत्र निकालने की विधि। गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र निर्माण की तकनीकी किसने खोजी थी? तो नूरजहाँ की माँ असमत बेगम ने गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र निकालने की तकनीकी खोजी थी। दोस्तों अगला प्रश्न है 57। न्याय की जंजीर या जंजीर अदली के लिए कौन मुगल सम्राट जाना जाता है? जहांगीर। दोस्तों जहांगीर ने एक सोने की चैन अपने आगरे के लाल किले से लेकर के यमुना नदी किनारे लगवा दिया था और कहा जाता है उस सोने की चैन में 64 घंटियाँ थीं। जिस किसी भी व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था तो वो उसे बजा देता था। तो कहा जाता है कि जहांगीर स्वयं बाहर आकर उस नागरिक को न्याय देता था। जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? दोस्तों जहांगीर की आत्मकथा नाम तुजो के जहांगीरी है, जो उसने फारसी भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 59। किस मुगल सम्राट ने हिजड़ों के व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था? जहांगीर ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है 60। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। जहांगीर ने किस हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था? श्रीकांत को। अगला क्वेश्चन नंबर 62। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके किस बिल्डिंग में रखा था? मुसम्मन बुर्ज में। और दोस्तों मुसम्मन बुर्ज का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां का दरबारी कवि कौन था? पंडित जगन्नाथ, जिसने गंगाधर और गंगालहरी नामक प्रसिद्ध किताबें लिखी थीं। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवनियर किस मुगल सम्राट के काल में भारत आए थे? शाहजहां के काल में ये दोनों भारत आए थे। अगला प्रश्न है 65। इटली का यात्री मनुची किस मुगल सम्राट के काल में भारत आया था? शाहजहां के काल में। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुबंद या अर्जुमंद बानो बेगम। और दोस्तों ये नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री थी, जो बाद में ताजमहल के नाम मुमताज महल के नाम से जानी गई। ताजमहल का डिजाइन करता कौन था? हामिद लाहौरी ने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 68। आगरा के लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। आगरे के लाल किले में स्थित जामी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहांआरा बेगम ने। शाहजहां की मृत्यु, दोस्तों यहाँ पे जामी है। आगरे के लाल किले में स्थित जामी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहांआरा बेगम ने। शाहजहां की मृत्यु के समय उसकी कौन सी संतान उसके पास थी? दोस्तों जहांआरा बेगम शाहजहां की सबसे बड़ी संतान थी, जो लड़की थी, और मृत्यु के समय केवल यही शाहजहां के पास में थी। अगला प्रश्न है 71। कौन मुगल सम्राट दैवीय संरक्षण में अपनी तस्वीरें बनवाना पसंद करता था? शाहजहां। दोस्तों शाहजहां अपनी तस्वीरें दैवीय संरक्षण में बनवाना पसंद करता था। जैसे स्वर्ग से शाहजहां का मुकुट लेकर देवता उतरते थे, इस प्रकार की तस्वीरें शाहजहां बनवाया करता था। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन के निकट धूध नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है 74। मुगल वंश में किसके मकबरे को दूसरा ताजमहल या ताजमहल का एक पूर्ण नकल कहा जाता है? दोस्तों औरंगजेब की पत्नी राबिया उदरानी का मकबरा, जो औरंगाबाद में स्थित है, इसे ब्लैक ताजमहल या दूसरा ताजमहल या ताजमहल की ये फूहड़ नकल कहा जाता है। लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। लाहौर की जो बादशाही मस्जिद का निर्माण है ये औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है 77। औरंगजेब कौन सा वाद्ययंत्र बजाने में प्रवीण था? बीड़ा। बीड़ा औरंगजेब बजाने में पारंगत था। और दोस्तों कहा जाता है क्योंकि औरंगजेब संगीत को इस्लाम धर्म के खिलाफ मानता था, इसलिए इसने अपने राज्य में संगीत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा था। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट के काल में सर्वाधिक भारतीय शास्त्रीय संगीत की किताबें लिखी गई? औरंगजेब के काल का। बहुत महत्वपूर्ण और विरोधाभासी क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न जरूर परीक्षाओं में आते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए।
किस मुगल सम्राट का साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत था? औरंगजेब। अगला प्रश्न है 80 इन 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? दारा शिकोह। और उसे जो किताब बनी थी उसे सिर्र अकबर कहते थे। इनकी महान रहस्य। मुगल वंश का सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति कौन था? दारा शिकोह। 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने कराया था। उसका नाम था सिर्र अकबर। यहाँ पूरा नहीं लिखा, यहाँ ये है सिर्र अकबर, और जिसका अर्थ होता है महान रहस्य। नेक्स्ट प्रश्न है 83 अगला प्रश्न है 83। उर्दू भाषा का उदय कौन से शासनकाल में हुआ था? दिल्ली सल्तनत में उर्दू भाषा का उदय हुआ था। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। किस मुगल सम्राट ने नदियों के किनारे हिंदुओं के अंतिम संस्कार को प्रतिबंधित कर दिया था? क्योंकि औरंगजेब का मानना था कि नदियों किनारे से सबों का अंतिम संस्कार करने से नदियों में गंदगी फैलती है। नेक्स्ट प्रश्न है 86। किस मुगल सम्राट ने बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर और सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के लिए आदेश दिया था? औरंगजेब ने। बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, को शाह-ए-बेखबर की उपाधि किस इतिहासकार ने दी थी? तो खफी खान ने इसे शाह-ए-बेखबर की संज्ञा दी थी। जय सिंह को मिर्जा राजा सबाई की उपाधि किसने दी थी? जहांदार शाह। नेक्स्ट प्रश्न है 89। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? जहांदार शाह ने। गुलाबी शहर जयपुर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जय सिंह ने। आधुनिक खगोल वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों जय सिंह ने। जय सिंह ने भारत में 5 जंतर मंतर का निर्माण कराया था, जो उज्जैन, बनारस, मथुरा, दिल्ली और जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 92। किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी जाती है? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि एक लाल कुमारी नाम की वेश्या से इसके संबंधों के कारण और उसका पूरी तरह से प्रशासन में इंटरफियर भी था, इसलिए लोग इसे मजाक में लंपट मूर्ख कहा करते थे। नेक्स्ट 93। किस मुगल सम्राट के काल में सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो फर्रुखसियर के काल में। इसे भारतीय इतिहास में लोग घृणित कैर के नाम से जानते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों मोहम्मद शाह। रंगीला के काल में ईरान का नेपोलियन नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को। नादिर शाह भारत से कौन सी कीमती वस्तुओं को ले गया था? तो दोस्तों शाहजहां द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा यहाँ से ले गया था। अब एक परीक्षा में एक प्रश्न आ जाता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ही था, क्योंकि जब मोहम्मद शाह रंगीला के काल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था तो मयूर सिंहासन नादिर शाह ले गया था। किस मुगल सम्राट ने जजिया कर को अंतिम रूप से हटा दिया था और इसके बाद में कभी भी दोबारा नहीं लगाया गया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। सर्वाधिक संगीत का विकास किस मुगल सम्राट के काल में हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के काल में सर्वाधिक संगीत का विकास हुआ था और मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद में मयूर सिंहासन भारत में था ही नहीं, बैठता कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 101। किस मुगल सम्राट के काल में अहमद शाह अब्दाली के कई आक्रमण हुए थे? तो अहमद शाह के काल में। जो दोस्तों अहमद शाह ये मोहम्मद शाह रंगीला का लड़का था और अहमद शाह अब्दाली ये आक्रमणकारी था। प्लासी का युद्ध 1757 के समय में कौन मुगल सम्राट था? दोस्तों आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट था और इसमें अंग्रेज जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। बांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजी और
फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। इसमें कौन मुगल सम्राट था? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय इसमें मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 104। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठा पूरी तरह से पराजित हो गए थे। इसमें कौन मुगल सम्राट था? तो शाह आलम द्वितीय इस समय मुगल सम्राट था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो, यहाँ सही है हेक्टर मुनरो है, ये लिख लें इसको, कलर प्रिंट हो गया, हेक्टर मुनरो ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये भी मिस्टेक है, शुजाउद्दौला और बंगाल के आपदस्थ नवाब मीर कासिम को पराजित कर दिया था। इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ही थे। अगला प्रश्न है 106। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है दोस्तों? तो ये लंदन के ब्रिस्टल शहर में है। नेक्स्ट 108 प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर के नाम से भी जाने जाते हैं, और इसी के काल में 1857 की प्रसिद्ध क्रांति हुई थी। और जब दोस्तों 1858 की क्रांति को अंग्रेज़ों ने शक्ति का प्रयोग करते हुए दबा दिया था, तो इनको कैद करके रंगून भेज दिया था, और वहीं पर इनकी 1864 में मृत्यु हो गई थी। तो इनकी समाधि रंगून में है। नेक्स्ट प्रश्न है 109। कितने मुगल सम्राटों की समाधि विदेश में है? 3। एक बाबर की समाधि काबुल में, जहांगीर की समाधि शाहदरा लाहौर में, और बहादुर शाह जफर की समाधि रंगून में है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में किन भाइयों को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सैयद बंधु यानी कि हुसैन अली खान और अब्दुल्ला को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी गई। तो दोस्तों ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और मैंने आपका बिल्कुल टाइम नहीं लिया है, लगातार मैंने आपको नए और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो दिए हैं। तो अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन पसंद हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।